शुरुआत करते हैं मूड ऑफ इंडिया की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान इन दिनों गांधी परिवार का जिक्र करना नहीं भूलते। राजस्थान में रैली के दौरान भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही किया। राहुल गांधी ने गांधी परिवार की शहादत गिना डाली। अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं और वो ये करके क्यों जताना चाहते हैं। कहीं राहुल गांधी लोगों को इमोशनल तो नहीं करना चाहते? क्या राहुल बन गए हैं मिस्टर इमोशनल? और जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरी मां मुझे कहती है, फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम मेरी कहानियां क्यों बताते हो, तुम अपनी कहानियां बताओ। जो मेरी कहानी है वो मेरी कहानी है, मेरा दर्द है वो मेरा दर्द। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये मैंने आपसे दिल की बात करनी थी, दिल की बात कर दी, लंबी बात की। राहुल गांधी के इस बयान के बाद साफ है कि अब कांग्रेस गांधी परिवार के पुरखों के नाम का सहारा लेने की सोच रही है। आप खुद ही सोचिए, राहुल गांधी आखिरकार अपनी मां, दादी और पिता के नाम का बार बार बखान क्यों करते हैं? क्या राहुल गांधी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिवार ने देश के लिए शहादत दी है? फिर मुझे मालूम था कि पापा ठीक है, मामा ठीक है, तो दादी हो सकती है। तो मैंने फिर कहा दादी ठीक है, और उसने कहा नहीं 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 नहीं, दादी ठीक नहीं है, तुम एकदम आओ, और फोन रख दिया। और मैं आपको बताऊं, वो जो दर्द मुझे उस दिन हुआ, उसके बाद एक और बात हुआ जब पापा मरे, मगर वो जो दर्द जो था मैं जानता हूं उसको। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये मैंने आपसे दिल की बात करनी थी, दिल की बात कर दी, लंबी बात की। राहुल गांधी अगर विरोधियों पर हमला करते हैं तो उसमें भी अपने परिवार के नाम का सहारा लिया जाता है। अगर राहुल गांधी सरकार की उपलब्धियों की बात करते हैं तो उसमें भी मां या दादी की बात होती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं बचा है जिसकी बदौलत वो जनता के बीच जा सके? अब आप विपक्षी पार्टी बीजेपी को ही देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी यूपीए सरकार की नाकामियां अल्फाबेट के हिसाब से गिनवा रहे हैं, तो उधर राहुल गांधी मां और दादी की बात करते हैं। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये मैंने आपसे दिल की बात करनी थी, दिल की बात कर दी, लंबी बात की। इसका मतलब होता है आदर्श कोटा, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल घोटाला, इसका मतलब होता है वोटों के कारनामे, इसका मतलब होता है। राहुल गांधी के भाषण के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी दादी और पिता का नाम लेकर लोगों को भावुक करने की कोशिश की है। तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी अब देश की जनता के साथ इमोशनल गेम खेल रहे हैं? क्या कांग्रेस के तरकश के सभी तीर अब खत्म हो चुके हैं, जो राहुल गांधी को अपने पुरखों का सहारा लेना पड़ रहा है? राहुल गांधी कभी अपनी मां के नाम का सहारा लेते हैं, कभी वो दादी की बात करते हैं। आखिरकार इन नामों का सहारा लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या राहुल को अब लगने लगा है कि अगर सत्ता वापसी करनी है तो मां और दादी के नाम का सहारा लेना ही होगा? जाहिर है अब राहुल गांधी भी अच्छी तरह से राजनीति सीख चुके हैं, तभी तो दूसरों के कंधों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इससे कांग्रेस की सत्ता वापसी करा पाएंगे? क्या राहुल गांधी यूपीए के शासनकाल में हुए घोटालों की बात जनता के दिलों से निकाल पाएंगे? क्या राहुल की इमोशनल बातें सुनकर जनता का दिल पिघल जाएगा? क्या राहुल गांधी जनता के दिलों में इतनी जगह बना पाएंगे कि लोग ये भूल जाएं कि उन्हें किस तरह से महंगाई की चक्की में पिसना पड़ा? जाहिर है राहुल गांधी भले ही जनता के साथ इमोशनल गेम खेल रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें कामयाबी मिल ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।
एक तरफ बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आक्रामक तेवरों के साथ कांग्रेस की बखिया उधेड़ते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस गांधी परिवार का सहारा ले रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा जिसकी बिना पर अब सत्ता की राह आसान की जा सके। फिर मुझे मालूम था कि पापा ठीक है, मामा ठीक है, तो दादी हो सकती है। तो मैंने फिर कहा दादी ठीक है, और उसने कहा नहीं 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 दादी ठीक नहीं है, तुम एकदम आओ, और फोन रख दिया। और मैं आपको बताऊं, वो जो दर्द मुझे उस दिन हुआ, उसके बाद एक और बात हुआ जब पापा मरे, मगर वो जो दर्द जो था मैं जानता हूं उसको। मेरे मन में सवाल उठता है कि जयपुर की धरती पर ऐसी क्या बात है कि लोगों को जो भी आते हैं कांग्रेस वाले सबको शहर की याद आती है। भ्रष्टाचार की पाखंड शक्ति बढ़ाने की ताकत शहर में होगी ऐसा मुझे लगता है, और इसलिए शायद कांग्रेस के ऊपर से नीचे सबको शहर की याद आती है। शहर पीने के संस्कार दिए जाते हैं और दिन रात शहर के गीत गाते रहते हैं। एक तरफ बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी हैं जो हर वक्त कांग्रेस की बखिया उधेड़ते रहते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जो अब अपने परिवार की ही बात करते हैं। बीजेपी के पास कांग्रेस को घेरने के लिए ढेर सारे मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों के सहारे बीजेपी 2014 की जंग फतह करने की सोच रही है, जबकि कांग्रेस इस वक्त कुछ कंफ्यूज सी दिख रही है। अब तक तो यही माना जा रहा था कि कांग्रेस किसी खास मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरने की सोच रही है। फूड बिल जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का ही हिस्सा मानी जा रही थी, लेकिन अब इससे भी बात बनती नहीं दिख रही। तभी तो जनता का दल जीतने के लिए गांधी परिवार के नाम का सहारा लिया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी विकास और यूपीए सरकार की नाकामयाबी के मुद्दे पर गांधी फैमिली पर लगातार निशाना लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और इमोशनल वार कर दरअसल वो सियासी आर पार की लड़ाई के लिए अपने इरादे जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से बार बार अपने परिवार के लोगों का नाम लेते हैं, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी लोगों को अपने परिवार के कुर्बानी याद दिला रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जनता के सामने अपने परिवार की शहादत का बखान कर रहे हैं, उससे साफ है कि इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी प्लानिंग है। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा, और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये मैंने आपसे दिल की बात करनी थी, दिल की बात कर दी, लंबी बात की। कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने के लिए राहुल गांधी ने शायद ये आखिरी दांव खेल दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या परिवार की शहादत का सहारा लेकर राहुल गांधी कांग्रेस की सत्ता वापसी करा पाएंगे? कांग्रेस को राहुल गांधी से जो उम्मीदें हैं, क्या राहुल गांधी उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? राहुल गांधी का इमोशनल वार दरअसल दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की मौत का जिक्र कर राहुल गांधी लोगों को गांधी फैमिली की कुर्बानी की याद दिला रहे हैं, और सियासी जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी का ये वार असरदार भी हो सकता है। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज। राजस्थान में राहुल गांधी के भावनात्मक भाषण पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। बीजेपी ने राहुल के इस आरोप को खारिज किया कि वो देश को बांटने की राजनीति करती है। पार्टी का कहना है कि राहुल के पास अपनी सरकार की उपलब्धि बताने को कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो इंदिरा और राजीव की याद दिलाकर इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में पार्टी की नैया पार लगाने के लिए अभी से एडी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले राजस्थान में रैली के दौरान राहुल गांधी के तेवर तल्ख दिखे। इस रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने मुजफ्फरनगर और गुजरात में दंगों को भड़काया। और ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, ये क्या करते हैं, मुजफ्फरनगर जाएंगे आग लगा देंगे, गुजरात में आग लगा देंगे, यूपी में आग लगा देंगे, कश्मीर में आग लगा देंगे, और फिर आप लोगों को और हमें आग बुझानी पड़ती है।
रैली के दौरान राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी की हत्या की कहानी सुनाते हुए इमोशनल कार्ड खेल दिया है। राहुल ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए चोट पहुंचाती है और हिंदू मुस्लिमों को लड़वाती भी है। राहुल गांधी ने तो अपनी जान तक को खतरा बता दिया। हालांकि राहुल के इस बयान पर बीजेपी की अपनी ही दलील है। सालों बाद मुझे पता लगा कि दादी की हत्या से पहले सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और बाकी जो लोग थे वो दादी के ऊपर दिवाली के समय हथगोला फेंकना चाह रहे थे। वो अपने त्याग की बात कर रहे हैं, ये केवल राजनीतिक स्वार्थों के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश पूरी तरह से दिवाला पिटने की स्थिति में है। आज कांग्रेस की नीतियों के कारण आज भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार का बोलबाला बना हुआ है। गुस्से को लाने में 1 मिनट लगता है और गुस्से को जाने में 10 साल लगते हैं। उन्होंने यही सब तब तवज्जो दिलाई और जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गुस्सा दिला करके देश के लोगों को बांटना चाहती है, उसके बारे में उन्होंने कहा है। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों के लिए 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी की ये पहली रैली थी। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले उदयपुर और कोटा में एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस के युवराज अपनी रैली के दौरान बीजेपी पर बरस तो खूब रहे हैं, लेकिन क्या इससे कांग्रेस की चुनावी नैया पार लग पाएगी, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी अपने इमोशनल बयानों के जरिए इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कांग्रेस राहुल के इस नए इमोशनल अवतार पर क्या कुछ कह रही है। चुरू में राहुल गांधी ने बड़ा इमोशनल भाषण दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल हैं। अफजल साहब, राहुल गांधी कह रही हैं कि उनकी दादी को मार दिया गया, उनके पिता को मार दिया गया, उनको भी डर है कि वो भी इसका शिकार बन सकते हैं। आखिर क्या मायने इस बात के? राहुल जी ने बहुत सारी बातें कही हैं और आप सबका अध्ययन करें तो एक ही नतीजा सामने आता है कि वो जो बात बोलते हैं वो सियासत को सामने रख के नहीं बोलते, वो दिल से कोई बात कहते हैं जो बहुत दूर तक जाती है और ये बात भी उनकी बहुत दूर तक जाएगी और देश के लोग उसको समझेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। खाद्य सुरक्षा बिल पर उन्होंने अपनी माता के रोने का हवाला दिया, वो वोट करना चाहती थी, बीमार थी, अब वो ये बातें कह रहे हैं। ये इमोशनल अपील है वोट के लिए, ये भी दिखता है। ये कोई इमोशनल अपील नहीं है। एक बात सुनिए, ये पहले भी एतराज़ कुछ लोगों ने किया कि माँ से बड़ा कोई दुनिया में होता है क्या। हमारे यहाँ कहा जाता है माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और माँ को हमेशा अच्छे लोग याद रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माँ को छोड़कर चले जाते हैं, उनको अच्छा समझा जाता है क्या। मैं तो समझता हूँ ज़िंदगी के हर मोड़ पर जब इंसान कोई अच्छा काम करता है या उसे कोई तकलीफ होती है या कोई खुशी होती है, उसको सबसे पहले माँ की याद आती है। अगर राहुल जी ऐसा कहते हैं तो उसमें क्या। लेकिन विरोधी कह रहे हैं गांधी फैमिली की कुर्बानी को याद दिला रहे हैं और मकसद एक ही है, इमोशनल सहानुभूति बटोरना। विरोधियों को मैं पूछना चाहता हूँ, उनके यहाँ कितनी कुर्बानियाँ दी। उनके पास तो कुर्बानी दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, वो तो अंग्रेज़ों की भी दलाली करते रहे। धन्यवाद बात करने के लिए मीम अफजल। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा इमोशनल भाषण दिया है उसके अपने सियासी मायने हैं। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। अब राहुल चाहे सियासत को ध्यान में रखकर ये बातें कह रहे हों या दिल से कह रहे हों, लेकिन इस वक्त जो पूरा देश दिल से कह रहा है वो कह रहा है कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाओ। लगता है भारत की खामोशी को पाकिस्तान हमारी मजबूरी मान रहा है। यही वजह है कि वो बार बार भारत को आंखें दिखा रहा है। लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे पाक ने अब केरल में गांव के विकास कार्य पर रोक लगाने की धमकी दी है। दरअसल केरल में आदर्श गांव के तहत निर्माण कार्य कराया जा रहा था और पाक सैनिक आकर वहां ठेकेदार को धमकी दे रहे थे। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर हमें आंखें दिखा रहे पाक की हिमाकत बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि पाक जहां हमारी चौकियों पर हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ अब वो हमारे देश में सीमावर्ती इलाकों में निर्माण का भी विरोध करने लगा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सीमा के पास केरन गांव को आदर्श गांव के तौर पर विकसित करने पर पाकिस्तान ने सवाल उठाया है। आदर्श गांव के तहत गांव में निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार को पाकिस्तानी सैनिकों ने धमकी दी है कि या तो वो काम बंद कर दें या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। सूत्र बता रहे हैं कि एलओसी पर केरन सेक्टर में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
BADP के तहत किशन गंगा नदी के किनारे निर्माण कार्य चल रहा है। 2 दिन पहले यानी सोमवार को पाकिस्तानी सैनिक निर्माण स्थल के नजदीक आए और ठेकेदार को धमकी दी कि वो काम बंद कर दें या फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। उन्होंने धमकी दी कि अगर ठेकेदार काम जारी रखता है तो पाकिस्तानी सैनिक अपने आला अधिकारियों के आदेश के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। योजना के तहत सीमावर्ती केरन इलाके के विकास के लिए सड़क, सामुदायिक भवन, फुटपाथ, लाइब्रेरी और पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि ठेकेदार ने पुलिस और सैन्य अधिकारियों को मामले की सूचना देने के बाद काम बंद कर दिया है और आदर्श गांव का काम अब भी बंद पड़ा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इस इलाके में किशन गंगा नदी पर पन बिजली परियोजना लगाने का भी विरोध करता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि यहां पर निर्माण कार्य कराना 2003 में हुए सीज फायर का उल्लंघन है। 2003 में हुआ सीज फायर एक अलिखित समझौता है जिसके तहत इस बात पर सहमति बनी थी कि सीमा के पास किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी भारी फायरिंग को देखते हुए निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। उधर LOC पर पाकिस्तान फौज की गोलाबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के RS-पुरा सेक्टर में हुई पाक की लगातार गोलीबारी में BSF का एक जवान शहीद हो गया और 3 जवान घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने 15 भारतीय चौकियों पर भारी गोलाबारी की। RS-पुरा सेक्टर में मंगलवार रात पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में लगातार 4 घंटे तक मोर्टार से भारी गोलाबारी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। बढ़ते हैं आगे। सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा पाक बाज नहीं आ रहा है। अब पाक ने भारत की 52 चौकियों पर फायरिंग की है जिसमें BSF का एक जवान शहीद हो गया है जबकि हमारे 7 जवान घायल हुए हैं। ऐसे में पाक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब सीमा पर सैनिकों की तादाद को और बढ़ाया जाएगा। ये उस वीर सपूत की लाश है जिसने सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी और BSF के हेड कांस्टेबल मुकेश लाल मीणा उस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन देश की सीमाओं की रक्षा करते करते वो शहीद हो गए और इसी के साथ एक और माटी के सपूत ने अपनी शहादत दे दी। टोटल वी हैव दिस सिंस 17th of October, 9 injuries, not very serious, 1 death. लेकिन LOC पर पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सैनिक सीमा पार से अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। इस बार तो पाक ने सीमा पर तैनात 52 चौकियों को निशाना बनाया। जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से देर रात BSF की इन 52 चौकियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई, जिसमें RS-पुरा सेक्टर में बनी चौकियों पर हुई गोलीबारी में BSF का एक जवान शहीद हो गया और 7 जवानों के घायल होने की खबर है। BSF के प्रवक्ता के मुताबिक ये फायरिंग अरनिया, RS-पुरा और अखनूर सेक्टर में की गई। इसी दौरान चिनास चौकी पर तैनात BSF के हेड कांस्टेबल मुकेश लाल मीणा शहीद हो गए। वो राजस्थान के स्वामी माधोपुर जिले के रहने वाले थे। शहीद हेड कांस्टेबल मुकेश लाल मीणा की शहादत को सलामी दी गई। इतना ही नहीं, पाक की तरफ से की जा रही गोलीबारी में SI सुरेंद्र, कैप्टन प्रदीप, कैप्टन अशोक कुमार, कांस्टेबल श्रीनिवास और कांस्टेबल संदीप कुमार घायल हुए। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों पर भी मोर्टार शेल से हमले किए जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों से पाकिस्तान सीमा पर आए दिन फायरिंग कर रहा है। फायरिंग की वजह से स्थानीय लोग दहशत में हैं और उनमें से कई तो अपने अपने घर छोड़कर भी चले गए हैं। उधर पाक की तरफ से लगातार जारी फायरिंग को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब सेना ने सीमा पर और सैनिकों को भेजने का फैसला किया है ताकि सीमा पर दुश्मन को करारा जवाब दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। बढ़ते आगे और अब बात महाखजाने की। यूपी के डोडिया खेड़ा गांव के किले में अभी तक खजाना नहीं मिल पाया है। पिछले कई दिनों से SI टीम लगातार खुदाई कर रही है। खुदाई के दौरान कुछ पुराना सामान जरूर मिला है लेकिन अभी तक ASI के हाथ खजाने तक नहीं पहुंच पाए हैं। उधर राजा के वंशज बताने वाली एक महिला का कहना है कि किले में कोई खजाना नहीं दबा है, इसीलिए खजाने की खोज बेकार है। यूपी के डोंडिया खेड़ा में खजाने की खोज के लिए लगी टीम बुधवार को छुट्टी पर होने की वजह से खुदाई का काम नहीं हो सका। 5वें दिन खुदाई पूरी होने के बाद 192 सेंटीमीटर की गहराई तक ASI की टीम पहुंच गई। अब तक की खुदाई में खंबे का एक हिस्सा, टूटी हुई चूड़ियां और मिट्टी के बर्तनों के अलावा कुछ नहीं मिला है। काम में तेजी लाने के लिए मजदूरों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। पहले 12 मजदूर खुदाई कर रहे थे, अब उनकी संख्या 20 कर दी गई है।
अब तक हुई खुदाई में किसी भी तरह की धातु नहीं निकली है। ये खुदाई संत शोभन सरकार को खजाने का सपना आने के बाद शुरू हुई है। सरकार ने खजाने का बड़ा हिस्सा लोकहित के काम के लिए मांगा है। डोंडिया खेड़ा में खजाने के लिए चल रही खुदाई पर अब तक कई लोगों के बयान सामने आ चुके हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने सरकार के इस कदम को देश का मजाक उड़ाने वाला बताया तो 2 दिन पहले बिहार के सीएम नीतीश ने भी इसे बकवास करार दिया। लेकिन इस बार इस खुदाई के विरोध में बयान किसी नेता या किसी विशेषज्ञ की तरफ से नहीं, बल्कि उन्नाव के शाही परिवार के ही एक वंशज की तरफ से आया है, जिनके मुताबिक वहां कोई खजाना नहीं गड़ा हुआ है। खुद को उन्नाव के राजा की वंशज बताने वाली रेखा सिंह बख्शी का कहना है कि इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि यहाँ कोई खजाना मिले। हो सकता है कि थोड़ी चांदी और तांबा वगैरह मिल जाए। खजाने की खुदाई की खबर फैलते ही कई लोगों ने खुद को राजा का रिश्तेदार बताना शुरू कर दिया है। कई लोग तो उन्नाव में ही डेरा डालकर बैठ गए हैं और खजाने में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। जिस खजाने की खोज में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कई दिनों से खुदाई कर रही है, उसकी जानकारी एक संत ने दी थी। शोभन सरकार नाम के संत का दावा है कि उनके सपने में राजा राव राम बख्श सिंह आए थे और उन्होंने जमीन में दबे 1000 टन सोने की बात बताई थी। राजा राव ने सपने में साधु को आदेश दिया कि वो डोंडिया खेड़ा गांव स्थित किले में जाए और वहां पर दबा 1000 टन सोना अपने कब्जे में ले ले। ये पहला मौका होगा जब महज सपने को सच मानकर इस तरह से खुदाई का काम किया जा रहा है। कई दिनों की खुदाई के बाद हालांकि अभी तक कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं आई है। गुरुवार को एक बार फिर से एएसआई की टीम खुदाई का काम शुरू करेगी। जिस किले में सोना दबे होने की बात कही जा रही है वो अमर शहीद राजा राव राम बख्श सिंह का है। राजा राम बख्श 1857 की लड़ाई में शहीद हुए थे। इसके बाद उनका किला और महल वीरान पड़ा हुआ है और कहा जाता है कि उसमें मौजूद खजाना भी इसी के अंदर दफन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस ब्रेक में भी हम आपको खबरों से दूर नहीं जाने देंगे। आगे खबरों वाले ब्रेक में देखिए देश दुनिया की खबरें फटाफट अंदाज में।